हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना डिले के अपना करंट अफेयर्स सेशन। तो आज का हमारा फोकस 12 जून के न्यूज़ पे रहेगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग देखते हैं, रिवीजन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था कि कैसे यूएस ने रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड इंडेक्स जारी किया था और उसमें इंडिया की काफ़ी बुराई की थी कि इंडिया में खास करके दो इश्यूज को लेके, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा एनआरसी को लेके। तो उसके रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड इंडिया में, उस पे क्वेश्चन करके इसको थोड़ा सा क्लैरिटी लाते हैं इस टॉपिक्स में। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया is a fundamental right guaranteed under Article 25 to 28 of Indian Constitution. In this context, consider the following statements. तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको जिन जिन लोगों ने ये सॉल्व किया है वो कमेंट करके बताते रहें और हम लोग इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या बात करती है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और वन ऑफ द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको कॉन्शियंस में कुछ भी है उस पे रिस्ट्रिक्शन, जैसे जितने भी फंडामेंटल्स राइट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इज वन ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स। तो इस एंगल से भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 26 क्या बात कर रहा है कि फ्रीडम as to payment of taxes for promotion of any particular religion। तो आर्टिकल 26 क्या बोलता है ये आप कमेंट करके बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। और आर्टिकल 27 क्या बताया है हमने कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आर्टिकल 26 क्या बात करता है? आर्टिकल 26 मैंडेट्स नो सिटीजन वुड बी कंपेल्ड बाय स्टेट टू पे एनी टैक्सेस। तो 27 क्या बात कर रहा है? टैक्सेस से रिलेटेड। और ये जो आर्टिकल 26 था वो बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो ये क्या है? आपका इंटरचेंज्ड है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? वन ओनली। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हैं। आर्टिकल 28 बात किस चीज की करता है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। और ये सारे आपके डिटेल्ड है, जो मैंने बोला है कि आपके पास पॉकेट बुक होना चाहिए। जहां भी आर्टिकल्स आए आपको पॉकेट बुक खोल के वो पढ़ लेने हैं और उसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप सीक्वेंस करते रहिएगा तो आपका एक साल के लेवल पे जब आइएगा, जब आपका एक साल हो जाएगा और जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं तो बहुत सारे आर्टिकल तो आपके दिमाग में ऐसे ही रहेंगे ऑन द टंग। तो ये आपका स्टेटमेंट भी सही है और ये आपका स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो जीएसटी काउंसिल की रिसेंटली मीटिंग हुई है, तो हम लोग उसको, क्योंकि जीएसटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जिनको ये चीज़ें पता है वो ऑलरेडी कमेंट करके बताएं, और ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। तो आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो जो आर्टिकल्स अमेंड हुए हैं वो पता होने चाहिए। तब तक हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये ऑलरेडी हमने देख रखा है, इसलिए रिवीजन सेक्शन में ये है और ये स्टेटमेंट सही है। जो मेंबर होंगे ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंसेस मेंबर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट एज ए मेंबर। तो इसमें एनी पर्सन नहीं होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या फिर टैक्सेशन होंगे या फिर कोई अदर मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर उनको होना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं किसी को नॉमिनेट करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट सही हो गया? यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है।
तो इसका आंसर हो गया 1 and 2 ओनली। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्वेश्चन मैं बनाने वाला था, सोचा ड्रग्स पे क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं और बहुत सारे ड्रग्स हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स के मेन सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और देख रखे हैं। तो आपको सारे ये ड्रग्स रिवाइज कर लेने हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ये टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन बार बार न्यूज़ में आ रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोनिन क्या है तो वो एंटी मलेरियल ड्रग है। आपको रेमडेसिविर किस लिए यूज़ होता है, इबोला के लिए, और ये भी एंटीवायरल है। इतनी तो बेसिक नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। तो ये 8-9 ड्रग्स हैं, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार, इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज रूप में इसको डाल दिया है क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं। अब चलते हैं इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशूज़ में। तो इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इशूज़ में नीति आयोग ने प्रपोज किया है एक नया टैक्स, दैट इज बैट, जिसको बोला जा सकता है बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बैट इज अ ड्यूटी दैट इज प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाएगा और किस लिए लगाया जाएगा, तो इम्पोज चार्ज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विथ, ये कौन सा प्रिंसिपल है ये बताया हुआ है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। और ये कस्टम्स ड्यूटी जो है उसके एडिशनली ये लेवी होता है। और ये किस लिए है, इक्वल कंडीशन ऑफ कंपटीशन, जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं और जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको इक्वल कंडीशन, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड बनाने के लिए ये टैक्स लगाया जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि शंकर मित्र स्कीम लॉन्च हुआ है और ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है। ये क्या कौन सा स्कीम है, इंटर्नशिप स्कीम है। और इसमें क्या होता है, ये किसका इनिशिएटिव है, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और स्कीम प्रमोट्स वोकल फॉर लोकल, लॉन्च्ड अंडर आत्मनिर्भर अभियान। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और स्कीम विल हेल्प यंग प्रोफेशनल गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड लर्न। ठीक है, इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, वही सारी बातें की गई है। इसमें आखिरी स्टेटमेंट गलत है कि ये दिस प्रोवाइड विद फाइनेंशियल सपोर्ट, ये 4 महीने का प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टिपिकल पॉइंट था आपके इस स्कीम में, और इसको क्योंकि मैंने गलत बना दिया, आप लोग इसको गलत करेंगे तो आपको ये पॉइंट इजीली याद हो जाएगा। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो गया, आंसर सी। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़ में रहा है, जो असम में जो फॉरेनर लोग डिक्लेयर होते हैं उनको रिलीज़ करने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ए डिक्लेयर्ड फॉरेन नेशनल और डीएफ इज अ पर्सन मार्क्ड बाई एनी of the 100 foreign national tribunals in Assam for allegedly failing to provide the citizenship after state border police wing mark them। ठीक है, स्टेट पुलिस विंग है उसको मार्क करती है इलीगल इमिग्रेंट, और उसके बाद आपको ट्राइब्यूनल में प्रूव करना होता है कि आप सिटीजन हैं या नहीं। तो अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपको मार्क कर दिया जाता है फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉरेन जो ट्राइब्यूनल है उस पे। तो पहले इसमें सेंटर ये ट्राइब्यूनल बना सकती थी, लेकिन अमेंडमेंट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ऑफ द ऑल स्टेट्स एंड यूटीज को पावर दिया गया है कि ये क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप के ट्राइब्यूनल। इसके जो मेंबर होंगे उस का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो एडवोकेट नॉट बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स एंड एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ प्रैक्टिस, या फिर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होंगे वो, या फिर रिटायर्ड आईएएस और एसीएस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी हैविंग एक्सपीरियंस इन क्वासी जुडिशियल वर्क। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ। अब चलते हैं एंटीवायरल विट्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आया है। जो टेक्सटाइल होंगे उसको कोट किया जाएगा HEIQ विट्रो ब्लॉक से, जिससे क्या होगा कि वो गारमेंट हो जाएंगे, वो वायरस रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अरविंद लिमिटेड ने ये अनाउंस किया है। और क्या है ये HEIQ विट्रो ब्लॉक, क्या होता है, क्या एक स्विस टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, और इसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, सिल्वर एंड वेसिल टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है।
तो ये सिल्वर हम लोग देखेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे इसमें एंटी जर्म और एंटी वायरल इसमें गुण होता है, और सिल्वर से कोट करने से बहुत सारी जो ये जर्म्स हैं या बहुत सारे जो अपन पढ़ेंगे साइंस में कि कैसे सिल्वर से कोट कर करके हम लोग ये जो एंटी जर्म टेक्नोलॉजी लाते हैं बहुत चीज़ों में। तो ये आपका वो हो गया, और ये दिस हैज़ बीन प्रूवन इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19। तो ये आपका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बिकम डिजिटल कंप्लीटली, यानी पूरा डिजिटल हो गया, 100% डिजिटल। और किसके हेल्प के थ्रू इसने जो यूज़ किया है टेक्नोलॉजी, उसका नाम है डेटा लेक विच इज़ लिंक टू GIS टैगिंग। GIS टैगिंग भी पढ़ रखा है, लेकिन डेटा लेक हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको कंप्यूटर का टर्म है तो इसलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। डेटा लेक इज a repository of data which allows to store all unstructured and structured data at any scale। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि ऐसे ही आप डेटा कुछ भी स्टोर करते जा रहे हैं, और स्ट्रक्चर्ड होता है कि जैसे एक टेबल बना के आपने स्ट्रक्चर बना के कोई भी डेटा को स्टोर किया है तो उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोला जाता है। अब चलते हैं डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का लॉन्च हुआ है। जो किसने इसको इनॉग्रेट किया है, तो वाइस एडमिरल ने इसको इनॉग्रेट किया है। और कहाँ इनॉग्रेट किया है, तो विशाखापत्तनम में। तो क्या है ये, इट हैज़ बीन डिजाइन टू एकोमोडेट द न्यूली इंट्रोड्यूस सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम। तो सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम सारे देशों में नहीं है, बहुत ही कुछ देशों के पास ही है, तो वो उसको एकोमोडेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये इसमें मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आपका ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे एक एक आपका है सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम, और बहुत देशों के पास नहीं है। लेकिन जो डिफेंस का, जो CAPF का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक बार ये पूरे अच्छे से पढ़ लेना है, और हो सके तो इसमें से पॉइंट्स याद भी कर लेने हैं। बोनस पॉइंट में चलते हैं। इंडियन गौर एक टाइप का बोवाइन वैरायटी है जो नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है, और वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और मैप प्रैक्टिस के लिए जो जो एरियाज में पाए जाते हैं वो हमने दे दिए हैं, आप मैप में प्रैक्टिस कर लीजिए। नेचर इंडेक्स कौन निकालता है, तो नेचर इंडेक्स इज नेचुरल रिसर्च डिवीजन, जो उसका नेचुरल रिसर्च का एक डिवीजन है स्प्रिंगलर नेचर, वो निकालता है। और इंडिया का रैंक 12 रहा। टॉप 5 नेशंस भी हमने दे दिए है, US, चाइना, जर्मनी, UK एंड जापान। उसके बाद चलते हैं सोनी स्कीम। तो सोनी स्कीम कौन से स्टेट का है, गुजरात का, और ये नर्मदा डैम से रिलेटेड है। उसका पानी हम लोग इरिगेशन में यूज करेंगे, इससे रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश बहुत ही ताबड़तोड़ स्कीम निकाले जा रहा है, उसमें एक जो आपका स्कीम है जगन्नाथ छिदू स्कीम, और वो किसके लिए है, बार्बर, टेलर एंड वॉशरमैन के लिए। और जो ऑलरेडी स्कीम्स निकल चुके हैं इसके, ये हमने यहाँ पे दे दिए हैं एक बार, जैसे रीस्टार्ट हमने देखा है, रिथु भरोसा ये भी हमने देखा है। ये सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका पूछा जा सकता है कोई भी स्टेट एग्जाम में या फिर UPSC में भी डायरेक्टली। डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। इसको माना जाता है कि दिस इज नोबेल प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर, और तो क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे और सॉइल पे रिसर्च किया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश का एक नया स्कीम आया है, कौन सा, पंचवटी योजना, और ये किस लिए है, सीनियर सिटीजन जो होंगे रूरल एरियाज के, उनके लिए क्या बनाया जाएगा, 100 पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, और वो पार्क्स में जो सीनियर सिटीजन है वो अपना खाली टाइम बिता सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा छोटा रहा क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ नहीं था, और साथ ही साथ बहुत सारे लेक्चर्स भी आज हमने शुरू कर दिए, 3 लेक्चर हमने आज डाल दिए। तो आप थोड़ा सा लोड तो बढ़ गया है, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसे ही छोटे सेशंस रखे जाएं या फिर होलिस्टिकली कवरेज किया जाए, क्वेश्चंस ज़्यादा डाले जाएं। क्योंकि देखिए आज हमारे कितने 2 क्वेश्चंस हुए और इधर 3 रिवीजन के क्वेश्चंस हुए। यूजुअली हम लोग मिनिमम 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो आप वो कमेंट करके बताइए कि किस टाइप का आपका फॉर्मेट रखा जाए, और अगर आपको छोटे छोटे सेशंस करने हैं तो वी विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलते हैं डेली करंट अफेयर सेशन में कल फिर से।